फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लेक्चर है, अभी तक जो हमने जाना था वो राज्यसभा के बारे में जाना था, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में जाना था, और कुछ विधेयक थे, प्रश्नकाल शून्यकाल के बारे में जाना था पिछले लेक्चर्स में। और जो हमारा था पिछले लेक्चर्स में, हमने कटौती प्रस्तावों के बारे में जाना, कौन कौन से हमारे कटौती प्रस्ताव थे उनके बारे में जाना था, और विधेयकों के बारे में जाना था, किन कौन से हमारे विधेयक होते हैं। और उसके बाद हमने जाना एक प्रकार से विधेयक के बारे में ही हम बात कर रहे थे। तो वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, जो एक प्रकार से विनियोग विधेयक वित्त विधेयक था, विनियोग विधेयक प्लस योजना को मिला करके जो है एक प्रकार से वित्त विधेयक बनता है, इसके बारे में हमने जान लिया था। आज जो यहाँ पे हम जानेंगे वो अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लोक लेखा अनुदान या वोट ऑन अकाउंट के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो वोट ऑन अकाउंट लोक लेखा अनुदान ये होता है कि पहले जो होता है फरवरी माह में जो बजट पेश किया जाता है, तो बजट पेश होने के 2 महीने तक जो है इस पे चर्चा होती है, लगभग 75 दिनों तक लगभग चर्चा होती है। चर्चा के दौरान जो है सरकार खर्च कहाँ से लाएगी, कि अभी तो बजट पास ही नहीं हुआ, सरकार जो है खर्चा कहाँ से लाएगी। तो वो जो है बजट के एक प्रकार से लोक लेखा मतलब लेखा अनुदान जो है इसके द्वारा जो है दिया जाता है कि भाई 2 महीने जो है आप इसका जो है खर्चा करिए। तो ये इसके अंतर्गत रखा गया, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं। संसद के आगामी वर्ष का जो बजट अप्रैल में पारित होने की स्थिति में 2 महीने का बजट जो होता है कि कुल राशि का 1/6 भाग, जितनी कुल राशि पारित करानी होती है उसका 1/6 भाग, मतलब 12 महीने होते हैं, 12 महीने का बजट पेश किया जाता है, उसका 1/6 भाग जो होता है वो पहले 2 महीने में जो है खर्च करने की अनुमति जो है मतलब अग्रिम प्रदान किया जाता है। ये अनुमति लेखानुदान जो होता है 2 महीने की अग्रिम राशि को रहित करते हैं। लेखानुदान कुल बजट की राशि का 12/2/12 यानी कहने का मतलब 1/6 जो है रहित करती है, मतलब अनुमति देती है। इसके बाद संसद की समितियां कौन कौन सी हैं? पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जिसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज कमेटी, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं लोक उपक्रम समिति, एस्टीमेट कमेटी की बात करें आकलन या प्रकलन समिति इसको भी बोलते हैं, ईसी भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको पीईसी बोलते हैं, इसके पीएसी बोलते हैं। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं पहले, क्या क्या होते हैं ईएसी पीएसी वगैरह वगैरह। तो कार्यकाल की अगर जो बात करें तो कार्यकाल 1 वर्ष होता है पीएसी लोक लेखा समिति, इसका पीएसी का लोक उपक्रम समिति 1 वर्ष होता है, आकलन समिति का एक प्रकार से कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जो समितियां बनाई जाती हैं वो 1-1 वर्ष के लिए समितियां बनाई जाती हैं, मतलब कमेटी बनाई जाती है, समितियां बनाई जाती हैं, उस पर चर्चा की जाती है कि भाई हाँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आप कभी देखते होंगे कि जब कभी भी गरीबी पर कोई मतलब रिपोर्ट लानी होती है तो समितियां बनाई जाती हैं, कई सारी समितियां बनी, कोई किसी को काम दे दिया गया, अभी नीति आयोग को काम दे दिया गया, नीति आयोग छोड़ के बंद गए, हम भैया रिपोर्ट नहीं जानते हैं गरीबी देश में कितनी है। इसी प्रकार से समितियां जो बनाई जाती हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, आकलन समिति, ये किस किस के लिए समितियां बनती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कैग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए ये लोक लेखा समिति जो है प्रकार से बनाई जाती है, इसका जो है कार्य होता है। और कैग की रिपोर्ट जांच करना, उपक्रम जो होते हैं सरकारी में, और ये जो है उपक्रम जो पब्लिक सेक्टर वाले इंटरप्राइजेज जो रखे जाते हैं उनकी ये मतलब एक प्रकार से लोक उपक्रम समिति है। बजट का जो है अनुमान लगाने के लिए आकलन प्राकलन समिति जो है बनाई जाती है। ये जो इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो होती है 22 होती है, 15 जो होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। याद रखना, इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोक से और 7 होते हैं राज्य से। इसमें सदस्यों की संख्या होती है प्राकलन समिति या आकलन समिति में 30, लेकिन सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा से ही 30। इम्पोर्टेंट यह है, इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद ऐसे रख लेना कि भाई इसमें पीईसी है और इसमें इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें ई है। तो ऐसे ही याद रख लीजिए, जिसमें पी है उसमें राज्यसभा आ जाएगी, और जिसमें पी नहीं है उसमें लोकसभा ही आएगी। एक कम हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टीमेट कमेटी जो है
उसमें एस्टीमेट कमेटी को इसी से डिनोट करते हैं। और तो इसमें जो है ये कम हो जाता है, पी नहीं होता है तो पी नहीं होता है तो फिर आरएस भी नहीं होगा, राज्यसभा भी नहीं होगा। ये लोकसभा है, राज्यसभा है, याद रखना। थॉमस जो यहाँ पे दिख रहा है विपक्ष के नेता, लोकसभा में जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है वो यहाँ पे जो है इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो ये अधीर रंजन चौधरी जो है अब ये बन गए हैं लोक। यहाँ पे सत्ता पक्ष के होते हैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके हैं सत्ता पक्ष से। और इसमें भी सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, विपक्ष से केवी थॉमस दे रहे हैं। ये यहाँ पे रंग है, ये जो है चेंज हो गए हैं। तो ये प्रकार से विपक्ष के नहीं आए जो है, ये यहाँ पे जो है चेंज होके पेज ही आ गए हैं। उसके बाद अगर जो बात करें विशेष के बारे में क्या हो सकता है, समितियां बनती हैं। तो लोकसभा की समिति होती है, इसमें लोकसभा की समिति होती है, इसमें भी लोकसभा की समिति होती है। कोई मंत्री सदस्य नहीं है होगा, विशेष इसमें है कोई मंत्री जो होगा इसका सदस्य नहीं होगा। या लोकसभा की समिति होती है परंतु राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें होते हैं। राज्यसभा के सदस्य सचिव के रूप में काम करते हैं। मत देने का अधिकार इनको नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें देख लीजिए कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होते इसमें भी। और ये भी लोकसभा की समिति होती है परंतु 7 सदस्य इसमें किसके होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में होते हैं। मत देने का अधिकार इनको नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। न्यायपालिका की बात करें तो भारत शासन प्रणाली अधिनियम का तीसरा आधार स्तंभ जो है न्यायपालिका है। तीसरा स्तंभ क्या है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तीसरा स्तंभ है, उसी की बात करें। हमने कार्यपालिका, विधायिका सबको देख लिया, अब न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं। भारत शासन प्रणाली का तीसरा एक प्रकार से स्तंभ है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका है। भारत शासन प्रणाली के जो है संघीय, किंतु न्यायपालिका जो है क्या है, वो एकीकृत है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश में जो है एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्यों में पृथक न्यायालय नहीं है। केंद्र राज्यों के लिए पृथक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय नहीं है। तो विभिन्न न्यायालयों को मत एवं शक्तियों का जो है विभाजन है। न्यायालय का जो है प्रकार से पिरामिड की तरह है। सर्वोच्च न्यायालय फिर होती है, फिर हाई कोर्ट आती है। 124 से लेकर 147, 124 में परिभाषा बताई गई है सर्वोच्च न्यायालय की। 214 में सर्वोच्च हाई कोर्ट की बात की गई है और 214 से लेकर 231 तक जनरली बात की गई है। और 233 से लेकर के 237 तक जो है वो कहने की मतलब है अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय जिनको बोलते हैं, प्रत्येक जिले में एक होती है। इसके बाद मुंसिफ न्यायालय की बात करें, प्रत्येक जिला में अनेक हो सकती हैं मुंसिफ न्यायालय। पंचायत न्यायालय भी आप जानते होंगे, प्रत्येक प्रखंड में हो सकती हैं, ग्राम सभा में प्रत्येक हो सकती हैं पंचायत न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। 124 में NJAC की यहाँ पे बात की गई है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको जो है बोलते हैं नेशनल। पहले इसके जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसको लागू किया गया, अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। 125 में न्यायाधीशों के प्रकार से वेतन की बात की गई है और 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 में उच्चतम न्यायालय के बैठकों में न्यायालयों की उपस्थिति, 129 में सुप्रीम कोर्ट के अलग न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय है, 130 में स्थान की बात की गई, 131 में आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है और 132 में संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है, दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है, 133 में फौजदारी मामलों में अपील की जा सकती है 134 के तहत, और यहाँ पे विशेष मामलों में अपील की जा सकती है 136 के तहत,
और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी निर्णय को दे दिया, फिर भी हम उस पर अपील कर सकते हैं कि भैया ये आपने निर्णय दिया, ये जो है हमारे खिलाफ है, इसके जो है हम दोषी नहीं हैं, हम इसकी अपील कर सकते हैं राष्ट्रपति के समय। तो 139 के तहत है एससी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। 143 में राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, 143 में बताया गया है। फिर हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं, हालांकि इनके सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ उच्च न्यायालय की बात की गई 214 में, 215 में हाई कोर्ट के एक प्रकार से की बात की गई है, और 222 में जो है हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो है स्थानांतरण की बात की गई है। हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति 226 में जो बताई गई है, मतलब हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति 226 में है। ये आप जानते होंगे कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो है शक्ति है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति 139 आर्टिकल जो है उसके तहत जो है यहाँ पे प्रदान की गई है। कौन सा आर्टिकल है? 139। तो उसमें 226 है, उसमें 139 के तहत जो है रिट जारी करने की शक्ति है प्राप्त है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 226 है। 226 में हमें जो है रिट जारी करने की जो है उस प्रकार से शक्ति दी गई है। जोड़ दीजिए जाके इसमें 200 200 तो जिसमें जो है रिट जारी करने की हाई कोर्ट में जो है शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है, लोअर कोर्ट की बात की गई है। 233 में लोअर कोर्ट की बात की गई है। लोअर कोर्ट क्या है? महाभियोग क्या होता है? महाभियोग के बारे में जान लीजिए, किसके खिलाफ लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के खिलाफ भी लाया जा सकता है। जानते होंगे कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग ही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। क्यों? कदाचार, शारीरिक असमर्थता के आधार पर जो है लाया जा सकता है। कहाँ? संसद में लाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा में। 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ेगी आपको। महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा के 100 और राज्यसभा के जो है 50 सदस्य के द्वारा जो है ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। पहले जो है प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए मान्य है। और प्रथम सदन जो है लोकसभा में कुल बहुमत में उपस्थित मत देने वाली संख्याओं का जो है 2/3 सदस्य हों, तब वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। लोकसभा से दूसरे सदन से पास होने पर कुल बहुमत प्लस उपस्थिति जो है, मतलब सदस्य होंगे, उनके मतों का 2/3 सदस्य जो है उपस्थित या मत देने वाले, उपस्थित कह सकते हैं, या मत देने वाले सदस्य जो होंगे 2/3 सदस्य अनुमोदित कर देते हैं तो वो पारित समझा जाएगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, न्यायाधीश तत्काल पद मुक्त हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे न्यायाधीश का काम खत्म हो जाएगा। जांच दोनों सदनों में किया जा सकता है। अभी 3 न्यायाधीशों के खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया है। 1992 में रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। 2007 में जो है कोलकाता हाई कोर्ट में सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया, और 2011 में सिक्किम के हाई कोर्ट के जो है PD दिवाकरण के खिलाफ जो है ये लाया गया। अभिलेख न्यायालय की अगर जो बात करें 135 में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों को एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय में किया जाता है ताकि भविष्य में उदाहरण के तौर पर इसका जो है प्रयोग किया जा सके। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति 137 में प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के 124 में, हाई कोर्ट 214, लोअर कोर्ट 233। इसमें टोटल 31 न्यायाधीश अब छोड़ दीजिए, बात हो गई है 33 न्यायाधीशों की बात की कर दी गई है। अब ये काम खत्म हो गया। 31 न्यायाधीश, 33 प्लस 1 कर दिया गया है। इतने जो है न्यायाधीशों के मतलब बात कर दी गई है। और निर्धारित इसमें जो है संख्या नहीं है। इसमें जो है कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं आप।
निर्धारित का मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में बहुत से न्यायाधीश रख दिए जाएंगे, तो लेकिन कुछ जो होता है 2, 4, 6 ऐसे रखे जाते हैं। इसकी कोई संख्या इस प्रकार से निर्धारित नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ये निर्धारित नहीं है। सदस्य संख्या संसद इसमें जो होता है, और इसमें जो है सदस्य संख्या संसद की होती है, और राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। शपथ ग्रहण की बात करें तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रकार से सीजेआई संविधान के संरक्षण में अन्य न्यायाधीशों के पद की गोपनीयता की जो शपथ जो है राष्ट्रपति जो इनको दिलाता है, इनको राज्यपाल दिलाता है हाई कोर्ट के। इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इनको दोनों जो है काम राज्यपाल कराता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो है न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। बच्चे गलती करते हैं, क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, शपथ नहीं दिलाता है। उम्र दराज देख लीजिए भाई इनकी। अब यहाँ पे हम इनके पद की कार्यकाल की अगर जो बात करें तो 6 वर्ष 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष 65 वर्ष कुछ भी हो तो ये उतने उम्र तक जो है एक प्रकार से इस पद पर बने रह सकते हैं। जो भी पहले हो जाएगी वो छोड़ना पड़ेगा। 3 प्रकार से हट सकते हैं, या तो पर दे मृत्यु हो जाए, महाभियोग लगा करके इनको भी हटाया जा सकता है। इनके भी वही सेम रूल है। 6 वर्ष 62 वर्ष इनका जो है एक प्रकार से उम्र दराज है। और लोअर कोर्ट के लिए जो है वो 6 वर्ष 60 वर्ष जो है इनकी क्या होनी चाहिए? समय सीमा उम्र की है, दी गई है। और इनके जो है एक प्रकार से बात चल रही थी कि अभी इनके जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 67 वर्ष उम्र जो हो जानी चाहिए, लेकिन अभी वो सब रुका पड़ा है। न्यायाधीश बनने के लिए जो है अब योग्यताएं चेंज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम वो 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वकील होना चाहिए, और कम से कम लगातार 5 वर्षों तक वो उच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश हो, 5 साल तक जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, और या तो लगे 2 बार 5 साल, एक बार कहीं 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी रहा हो, 4 साल, और दूसरी बार भी कुछ रहा हो, ऐसे करके वो 5 साल तक जो है वो कम से कम न्यायाधीश रहा हो। 2 बार रह के बीच बीच में छोड़ के तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का हकदार होगा व्यक्ति। और इसमें दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है वो कम से कम 10 साल तक जो है न्यायिक विभाग में काम किया होना चाहिए, या तो 10 साल तक जो है वो वकालत की होनी चाहिए, तो जो है या तो 5 साल तक लोअर कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, और उसके लिए अगर जो बात करें लोअर कोर्ट के लिए तो वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होना चाहिए। और शर्तें इसके लिए क्या हैं? वेतन भत्ते तो छोड़ ही दीजिए, इनकी देख लीजिए इनके वेतन भत्ते क्या हैं। आप बहुत ही मतलब हर जगह पे देख सकते हैं कि इनकी सब चेंज हो गया है। 2018 से जनवरी 2018 से सब कुछ चेंज कर दिया गया, तो अब ये जो है सब चेंज हो गया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। महाभियोग की बात करें तो 3 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया गया। कहाँ से हैं? रामास्वामी जो है सुप्रीम कोर्ट के 1992 में इनके खिलाफ जो महाभियोग लाया गया। 2011 में सिक्किम के जो है हाई कोर्ट के जो है पीडी दिवाकरण जो है इनके खिलाफ लाया गया। और 2007 में जो है पश्चिम बंगाल के जो है मतलब कोलकाता हाई कोर्ट के सौमित्र सेन जो थे उनके खिलाफ जो है प्रकार से लाया गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की अगर जो बात करें, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये है क्या? इसका जो है मतलब काम समाप्त कर दिया गया। पहले ये थी, अब काम खत्म। अनुच्छेद 124A के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा जो है न्यायाधीशों को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देती थी। और एनजेएससी को कानून को लाया गया था कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर, जो है कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर जो है इसको रखा गया था। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब एक प्रकार से एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा न्यायाधीशों को जो है मुख्य न्यायाधीश से मनाया जाता था वरिष्ठता के आधार पर, तो वो जो है ये कॉलेजियम प्रणाली थी। तो एनजीसी का गठन जो है 121वां जो प्रस्ताव था 2014 में 121वां संविधान संशोधन विधेयक जो है इसमें लाया गया, और 11 अगस्त 2014 को लोकसभा में पारित किया गया। 13 अगस्त 2014 को राज्यसभा से पारित किया गया। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें क्या किया गया? एनजीएससी को जो है जोड़ दिया गया।
जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो है 6 ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहे हैं। कुल सदस्य इसमें 6 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। एनजेसी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसमें 2 सदस्य होते हैं। एनजीसी के पदेन सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो होते हैं 3rd, 2nd सीनियर जज होते हैं वो, और केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं। और दूसरा जो होते हैं मनोनीत आरक्षित सुप्रीम कोर्ट OBC जो है महिला, इसमें से कोई भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। और गठन में तो त्रिस्तरीय जो है टीम बनाई जाती है, प्रधानमंत्री, CJI और नेता प्रतिपक्ष के 3 स्तरीय जो है टीम बनाई जा सकती है। एनजेसी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कब? 16 अक्टूबर 2015 को एनजीसी कानून को जो है एक प्रकार से असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया, एक प्रकार से रद्द कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार को ये झटका देते हुए 2 दशक की पुरानी जो कॉलेजियम प्रणाली थी जगह ले लिया। एनजीसी जो है संवैधानिक घोषित करके इसको रद्द कर दिया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ एनजीसी कानून जो है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम भी रद्द कर दिया गया। जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसको भी रद्द कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली इसको बोलते हैं। शीर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण पुरानी कॉलेजियम प्रणाली पर जो है लागू की गई। 5 सदस्यीय संवैधानिक बैठक जो है जगदीश सिंह खेतर 4 और 1 के अनुपात में जो है बहुमत के ऐतिहासिक जो है फैसला लिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, लोअर कोर्ट की अब बात कर लेते हैं। कुछ लोअर कोर्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक पूछते नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं तो पूछते नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। लोअर कोर्ट की बात करें, जिला या सत्र न्यायालय होता है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, जिले का जो प्रकार से सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है ये। तो जिला न्यायाधीश जो होता है वो जिला जज के मामलों की सुनवाई करता है, जिला मतलब सिविल मामलों की सुनवाई करता है। और सत्र न्यायाधीश जो होता है सेशन न्यायालय आपराधिक मामलों की जो है सुनवाई करता है। याद रखना, जो जिला न्यायाधीश होता है डिस्ट्रिक्ट जज वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है, और जो सत्र न्यायाधीश होता है वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। मुंसिफ की अगर जो बात करें तो प्रत्येक जिले में अनेक मुंसिफ न्यायालय होते हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है, सिविल जज होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। तो सिविल जज होता है जब सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो सिविल जज बोलता जाता है, जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको बोला जाता है। एक ही होता है जनरली। पंचायत न्यायालय की बात करें तो आम पंचायत न्यायालय जो है पंचायत अदालत या ग्राम इसके जो है प्रकार से कचहरी इसको बोलते हैं। और कुछ पंचायत न्यायालयों का गठन किया गया है जिले में के प्रत्येक प्रखंड में। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 के द्वारा गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला राज्य जो था इसने पंचायत अधिनियम 1947 को एक प्रकार से न्याय पंचायत का गठन किया था। 15 सदस्य इसमें थे। सदस्यों का चयन ग्राम सभा के सदस्यों से होता है। चयनकर्ता जिला न्यायाधीश जो होते हैं और सलाह जिला अधिकारी देता है, अथवा पंचायत समिति द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, निर्वाचित होते हैं। सुनवाई किसकी करते हैं, आपराधिक, सिविल और छोटे प्रकार से मामलों की ये सुनवाई करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर लेते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 148 से लेकर 151 तक इनके बारे में बात है। कैग के पद की 148 में है। 148 में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 149 में कार्य एवं शक्तियां बताई गई। 150 में प्रारूप के बारे में, 151 में रिपोर्ट पेश करता है। और 148 के तहत जो है पद की बात की गई है। कैग के बारे में हमने बताया नहीं है, देख लीजिए। 148 में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कहां से प्रेरित है? कैग का एक प्रकार से पद ब्रिटेन से प्रेरित है, लोक वित्त के संरक्षण से रिलेटेड है और लोक लेखा निधि विभाग से सार्वजनिक धन का संरक्षण जो है एक प्रकार से इससे रिलेटेड है। तो अगर जो हम कुछ यहाँ पे बात करने का प्रयास करें तो पहले जो 1 मिनट, जो हमारे पहले जो कैग थे वो बी नरिहर राव थे। वो प्रथम कैग थे, 1949 से लेकर 1954 तक रहे थे। अब जो इस समय कैग जो है, अब जो कैग हैं वो चेंज हो गए हैं, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हो गए हैं। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये कैग का पद संभाला है, कंट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसका जो है पद इन्होंने संभाला है। एवं शक्तियों की बात करें 149 में कार्य एवं शक्तियों के बारे में इनके बताया गया है। 100 कार्य एवं शक्तियों की बात करें 149 में कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार लोक लेखा परीक्षण की अपनी जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं और लेखों का एक प्रकार से इनका जो राज्य सरकार में जो एक प्रकार से सोलिसिटर जनरल होते हैं तो उनके क्या करते हैं, लेखा एवं परीक्षण की रिपोर्ट राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग लेखा परीक्षण दोनों करते हैं। 1976 में ऑडिटिंग लेखा परीक्षण जो है ये करता था। 1976 तक ये केवल क्या करता था, ऑडिटिंग करता था, लेखा परीक्षण करता था। अब संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, राहत व्यय एवं लोक लेखा परीक्षण की मतलब अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को ये लोग ये देते हैं और ये जो है संसद के पदाधिकार में और बिना पैसे खर्च नहीं किए, मतलब कहने का मतलब है ये सुनिश्चित करता है कि संसद के प्राधिकार के बिना ये पैसा खर्च नहीं किया जाए। ये जो इनको अधिकार एक प्रकार से है। और संचित की निधि, लोक लेखा निधि को आकस्मिक निधि से व्यय करने पर, लेखा परीक्षण पर जो अपनी रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि विधानमंडल के प्रस्ताव के पैसा बिना खर्च किए, मतलब प्राधिकार के बिना जो है पैसा खर्च ना किया जाए, मतलब विधानमंडल के प्राधिकार के बिना कोई पैसा खर्च ना किया जाए। 150 में प्रारूप की बात की गई है। बजट प्रारूप राष्ट्रपति बनाता है कैग की सलाह पर। 151 में रिपोर्ट पेश करते हैं और 100 कहने का मतलब है 51 में जो है कैग की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। कैग का पद ब्रिटेन से प्रेरित है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 665 कुछ भी पहले हो। इससे 3 तरीके से हटाया जा सकता है, त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो है योग्यता इसकी निर्धारित नहीं है, क्या योग्यता होनी चाहिए। शर्तें की बात करें, वेतन छोड़ ही दीजिए, निर्धारण वगैरह इसका संसद करता है, भारत केंद्र की संचित निधि पर है और राष्ट्रपति पद और गोपनीयता। तो वेतन के चेंज हो गए हैं, सभी के वेतन आप देखिए, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा, एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं। चर्चा कर रहे हैं किसी के बीच में तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये आप जाकर के यूट्यूब पे कहीं पे भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।